जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए 2026 मॉडल पेपर यानी कि इसका आप टेस्ट दे रहे हैं। एक टेस्ट के तौर पे इसको समझिए और जो भी इसमें क्वेश्चन डाला गया है, जो भी इसमें क्वेश्चन को लिया गया है, पूरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के बनाया गया है। ऐसे वैसे ही नहीं कोई क्वेश्चन डाल दिया गया इसमें कि चलो ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला डाल दिया जाए। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के बनाया गया है इसको, और पूरा प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले यानी कि फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपको करना क्या है, पूरा जो भी टेस्ट मैं लगवा रही हूँ 2026 से रिलेटेड जो भी टेस्ट लगवाया जा रहा है, पूरा टेस्ट आप लगाइए और लगा के एग्ज़ाम में जाइए। आपके 20 में से 19 एमसीक्यू बन जाएंगे। 20 में से 19 एमसीक्यू आपके बन जाएंगे। देखिए पेपर का पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा होता है, यहाँ पे नाम लिखा होता है, आपको लिखना। अनुक्रमांक मतलब होता है रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड में दिया होगा वही भरना होता है यहाँ पे। उसके बाद से क्या करना होता है, यहाँ पे कोड लिखा होता है, इस कोड को आपको ओएमआर सीट पे लिखना होता है। यहाँ पे 2026 लिखा रहेगा और सामाजिक विज्ञान लिखा रहेगा। ये सारा समझने के बाद से चलिए देखते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या लिखा होता है। इंस्ट्रक्शन मतलब कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में देना है परीक्षा देने के लिए। आपका क्या पेपर कितना होता है, 70 नंबर का आपका पेपर होता है। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और पुराने बच्चे तो हैं ही साथ में। देखिए समय क्या है, 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। और निर्देश क्या पढ़ना है, निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे अगर निर्देश पढ़ लेते तो वहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा बचता है वहाँ पे। देखिए 15 मिनट आपको मिलता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। उसके बाद से लिखा होता है, देखिए प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। और जो अ होता है वो 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है, और जो ब होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि 80 और 150 शब्द के क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो पूछे जाता है आपका सामाजिक विज्ञान में। आपको पूरा बारीकी से बताया जा रहा है, अच्छे से बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल गलती नहीं करना है। और बार बार ओएमआर सीट का जिक्र किया गया है। जो भी बच्चे ओएमआर सीट नहीं जानते हैं, एक वीडियो में बनाऊंगी, उस वीडियो के जरिए आप ओएमआर सीट को देख लीजिएगा कि पेपर रहेगा, पेपर सामने रहेगा आपका 2025 का। अगर पॉसिबल होगा तो 2025 का पेपर सामने रख के ओएमआर सीट कैसे भरते हैं वो भी बता दूंगी आप सभी को। चलिए, ओएमआर सीट पे किसी भी प्रकार का आपको इरेजर का प्रयोग नहीं करना है, वाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है, और किसी भी प्रकार का पेंसिल का, किसी भी प्रकार का चौक का प्रयोग मत कीजिएगा। जो बच्चे चौक लेके जाते हैं मत लेके जाइएगा। 20 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है 20 नंबर का आपका होता है। बता दें कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। 20 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए 70 में केवल 20 नंबर आपका बहुविकल्पी है, और जो 50 नंबर होता है वो लिखने वाला होता है, और इसमें मानचित्र भी 2 मानचित्र बनाना होता है, उसको भरना होता है। तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू को, इसको लाइटली मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको। और जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो सारे एग्ज़ाम में किसी न किसी सन में पूछा गया है, तो अच्छे से इसको समझिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसीलिए इसको मैं बार बार ले रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए इसको। देखिए, जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसको 2 से 3 बार पूछा गया है एग्जाम में। 2023 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है, और 2026 में भी पूछा जा सकता है, किसी न किसी सेट में ये आएगा। तो आप सबसे अच्छा क्या है, आप इसको याद कर लीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या है, एक कोई व्यक्ति है, वो एक कथन दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसी का कथन है, और कथन कौन, मतलब इसको कौन बोला है ये आपसे पूछ रहा है कि कौन बोला है इसको, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, बताना है आपको। पहला ऑप्शन क्या है, मैटरनिक। दूसरा ऑप्शन यानी कि बी क्या बोला, नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद से ऑटो वॉन बिस्मार्क या गैरीबाल्डी। अब आपको बताना है इसमें से उत्तर क्या सही होगा, इसको बोनापार्ट कर लीजिएगा, बोनापार्ट। ठीक है, इसमें उत्तर क्या होगा, देखिए
अब उत्तर बताइए। इसके पहले वाले टेस्ट में इसका आंसर मैं बताई थी और क्वेश्चन को भी इसको ली थी, और इसको बार बार इसीलिए मैं लेके आ रही हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैटरनिक। क्या होगा इसका आंसर, मैटरनिक। मैटरनिक इसका आंसर होगा। क्या होगा, मैटरनिक इसका आंसर होगा। याद रखिएगा इसको कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। याद कर लीजिए इसका आंसर क्या होगा, मैटरनिक, मैटरनिक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत बार पूछा गया है। सारा क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट किया गया है क्वेश्चन को। देखिए नेपोलियन संबंधित था। अब आपको बताना है कि जो नेपोलियन था वो किससे संबंधित था, फ्रांस से था, इटली से था, जर्मनी से था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अब फ्रांस से था तो फ्रांस की संधि पूछता है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, फ्रांस का नारा पूछता है, फ्रांस का नारा कौन कौन सा था। नारा आपको बताया है, नारा के बारे में तीन नारा था, उसमें 3 तरह का था, और तीनों बताया गया है आपको कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी। फिर उसके बाद से बताया गया था आपको कि इसका नारा कब दिया गया था। पूरा वीडियो डिटेल में बताया गया है आपको बहुत अच्छे से। चैनल पे जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं हिस्ट्री वाले ऑप्शन में, यानी कि सामाजिक विज्ञान में। जितना भी सामाजिक विज्ञान का आपको करवाया गया है वीडियो जाके देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, फ्रांस से संबंधित था। किससे, फ्रांस से संबंधित था नेपोलियन। किससे संबंधित था, फ्रांस से संबंधित था। याद रखिएगा इसको, याद रखिएगा इसको। चलिए अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। अब आपको बताना है उत्तर। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आंसर को देखने का कि आपको 20 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, 20 में से आप कितने नंबर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि 20 में से इतने नंबर मैं पाया हूँ। बताना है आपको। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। बताना है 1940, 1942, 1943, 1944। इसका ऑप्शन बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन को बार बार इसको पूछा गया, कब हुआ था, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी पूछता है कि कहाँ हुई थी, ये भी पूछता है कि कहाँ हुई थी। इसका भी आंसर आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको, ये जितने भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आया गया है ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ऐसे ही सेलेक्ट नहीं किया गया है क्वेश्चन को। आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे हो सकता है नहीं दिख रहा हो, लेकिन अब दिख रहा होगा। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है। अब ये पूछ रहा है जो 33% आरक्षण है 2023 में, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए वो किस संस्था को दिया गया है। यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है आपको, और उसी ऑप्शन में से बताना है कि कब, मतलब किस संस्था के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है। लोकसभा, विधानसभाएं, दिल्ली विधानसभा। अब बताना है उत्तर बताइए। ये बहुत ही नया क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पढ़िए इसको। क्या होगा, उपयुक्त सभी यानी कि लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा। अगर आपके यूपी बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उत्तर क्या लगाएंगे, देखिएगा। अगर उपयुक्त सभी नहीं दिया होगा और कोई ऑप्शन दिया होगा तो ये तीनों आपका आंसर होगा। देखिए लोकसभा, विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा। इस तीनों ऑप्शन को याद कर लीजिएगा, हो सकता है तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हटा दिया जाए। चलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक एक नंबर का आपका 20 नंबर, देखिए 20 नंबर कहीं ना कहीं आपका तैयार होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरा जितना भी पूछा गया है एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, यानी कि फरवरी तक पूरा आपका करवा दिया जाएगा, दिसंबर तक पूरा मैं करवा दूंगी। देखिए
झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किन खनिजों का अग्रणी उत्पादन है? आपको बताना है इसको कि जो झारखंड में स्थित कोडरमा है, निम्न में से किन खनिजों में अग्रणी। देखिए, कोई भी राज्य होता है तो वहाँ पे कौन से खनिज बहुत ज़्यादा होते हैं, वही पूछ रहा है कि जो झारखंड है, एक स्थान दे दिया गया है कोडरमा, और पूछ रहा है कि जो कोडरमा है वो किस खनिज के लिए उत्पादन, यानी कि बहुत ज़्यादा। अगर आप जिस राज्य में अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से खनिज सबसे ज़्यादा है तो ये बताना होता है। अब यही झारखंड की बात की जा रही है, तो झारखंड में पूछा जा रहा है कि कोडरमा है झारखंड में, और पूछ रहा है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खनिज होता है, खनिज अग्रणी उत्पादन क्या करता है कोडरमा, तो क्या करता है आपको बताना है। बक्साइट करता है, कोयला करता है, लौह अयस्क करता है या अभ्रक करता है? इसका उत्तर आपको बताना है। क्या आपको उत्तर पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ क्या होगा इसका। अभ्रक। देखिए, अभ्रक इसका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे उत्तर सही लगा लीजिए, क्या होगा? अभ्रक इसका उत्तर होगा। याद रखिएगा, एक झारखंड में झरिया नामक स्थान है, देखिए उसको भी याद रखिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए झरिया क्यों प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। और इसका उत्तर, और जो झरिया वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो झारखंड का झरिया वाला क्वेश्चन है, उसको मैं पिछले वाले वीडियो में बताई हुई हूँ, और पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन बताया गया है वो भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा? अभ्रक होगा उत्तर। चलिए उसके बाद से देखिए यहाँ पे छठवां क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़ने का कोशिश कीजिए कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? अब बताना है, जो राष्ट्रवाद को प्रथम अभिव्यक्ति जब हुआ था, आपको बताया गया है, इसको पढ़ाया भी गया है बहुत अच्छे से। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय, मतलब 1789 में फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ, यानी कि अभिव्यक्ति हुई, तो उसका परिणाम क्या हुआ था? परिणाम पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई, नेपोलियन का उदय हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। अब इसमें उत्तर आपको बताना है। उत्तर क्या होगा इसमें? फ्रांस की क्रांति। क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई थी, यानी कि फ्रांस के लोग राष्ट्रवाद की मांग करने लगे थे कि हमें राष्ट्रवाद चाहिए, यहाँ से जो तानाशाही है उसको हटाया जाए, राजा को हटाया जाए, यहाँ पे सबको समान अधिकार, बंधुत्व मिले, समानता मिले, स्वतंत्रता मिले। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रवाद में यही सारी चीज़ें जो थी वो उन्होंने क्रांति किया, और 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद वाले वीडियो में जाके देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है सारी क्रांति के बारे में। चलिए अब सातवां क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? फ्रांस में की गई थी, इटली में की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, या ब्रिटेन में की थी? बच्चों, क्या आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी क्या आप पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी का अगर बुक है आपके पास तो ऐसे ही उसको सजा के मत रखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे करना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी को शुरू से पढ़ते जाइए। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो। चलिए इसकी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बताना है फ्रांस में, इटली में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका उत्तर होगा। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उत्तर होगा। राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 2x में कर सकते हैं या 1.5x में कर सकते हैं, और वीडियो को आप ऐसे ही चला के छोड़ दीजिए और पढ़ते रहिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अब आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? 15 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 1 जनवरी को, या 26 जनवरी को? अब बताना है आपको कि कब हुआ था भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताना है आपको कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी। चलिए उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
अब ये पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। देखिए जितना भी 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में पूछा गया, यानी कि 23 में, 24 में, 25 में। इसीलिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। रबी की फसलों को बोने के लिए, यानी बोलने नहीं, यहाँ बोने के लिए होगा। यहाँ बोने का समय क्या है, बोने का समय क्या है आपका, यानी कि बोने का समय क्या है, ये पूछ रहा है कि जो रबी की फसलें हैं वो किस समय बोई जाती हैं। तो ध्यान रखिए, जो सर्दी है, अभी देखिए अभी चल रहा है आपका सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में, ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर में क्या रबी की फसलें बोना शुरू कर दिया जाता है, और उसके बाद से कुछ समय बाद से उसको काट लिया जाता है, यानी कि मार्च और अप्रैल तक, ठीक है। चलिए इसका कब होता है, अक्टूबर और दिसंबर में, लगभग यहाँ पे देखिए अक्टूबर और दिसंबर में जो रबी की फसलें हैं उसको बोने का ये समय होता है, याद रखना है आपको। चलिए अब पूछ रहा है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। पूछ रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब हुआ था, अब बताना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको, कब हुआ था अब बताना है आपको। 1991, 92, 93 या 94 में हुआ था। अब बताइए उत्तर इसका, बताइए कि क्या होगा। पृथ्वी सम्मेलन, अब आप ये बताइए कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ था, और बताना है आपको कि कहाँ पे हुआ था। सन इसका मैं बताती हूँ आपको, कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। चलिए इसका उत्तर हो गया। चलिए अब बताना है, देखिए इसका कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 1992 में हुआ था। चलिए उसके बाद से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है, यानी कि पूछ रहा है कि कृषि का, देखिए 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ, यहाँ लिखा हुआ है। तो पूछ क्या रहा है कि जो कृषि है वो किस क्षेत्र में आएगा, कृषि है वो किस क्षेत्र में आएगा। कृषि है यानी कि देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, कच्चे माल उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता होती है, प्राथमिक क्षेत्र को ही दिया जाता है, और जो प्राथमिक क्षेत्र से आता है उसके बाद से बनता है, द्वितीयक क्षेत्र में जाता है, ठीक है। देखने इसमें बताना है आपको क्या है, आप बताइए कृषि से हमें क्या मिलता है, कच्चे माल ही तो मिलते हैं, कच्चे माल मिलते हैं, उसका उत्पादन होता है, क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा, इसमें प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र में आते हैं ये, याद रखना है आपको, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब बताना है कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है। देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, और कॉर्न लॉ क्या होता है, कॉर्न लॉ क्या होता है, इसको कौन बंद करवाया, कौन शुरू करवाया था, इसका पूरा डिटेल वीडियो आपका पड़ा हुआ है, हिस्ट्री यानी कि एसएसटी के जो एसएसटी के एमसीक्यू चलवाया गया है, सारा चीज़ बताया गया, कॉर्न लॉ कब शुरू हुआ था, कब इसका प्रारंभ हुआ था, कौन ख़त्म करवाया था, कॉर्न लॉ को बताना है आपको। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। देखिए इसमें उत्तर आपको बताना है कि उत्तर कौन सा सही होगा, जर्मनी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, फ्रांस होगा या ब्रिटेन होगा। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ब्रिटेन, ब्रिटेन था। वही कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है, ब्रिटेन से संबंधित है। चलिए अब इसका उसके बाद से ये है 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना यूपी बोर्ड में, एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे एनसीईआरटी में तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक है तो देखिए वहाँ पे, देखिए मुंबई है, कानपुर है, जमशेदपुर है या अहमदाबाद है। अब उत्तर बताना है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए जमशेदपुर इसका उत्तर होगा, जमशेदपुर इसका सी आंसर राइट होगा, जमशेदपुर। अब चलिए उसके बाद से क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा जा रहा है। 1945, 1944, अब देखिए 1992 या 1919 में। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, 1944 में होगा, याद रखना है आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पे झरिया आ गया, झरिया प्रसिद्ध है।
अब बताइए कि कहाँ पे है झरिया, किस राज्य में है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में है। झरिया कहाँ पे है? झारखंड में स्थित है, झारखंड में। अब आपको बताना है कि क्यों प्रसिद्ध है झरिया, क्यों प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए है, तांबा के लिए है, कोयला के लिए, बक्साइट के लिए। बक्साइट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है झरिया? याद रखिएगा, झरिया का एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा आग लग गई थी और अभी तक ठीक है, अभी तक धीरे धीरे करके वहाँ से धुएं निकलते हैं। ठीक है, आप इसका वीडियो देखिएगा, झरिया डालिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, देखिएगा। बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। कहाँ पे? कोयले के लिए प्रसिद्ध है झरिया। झरिया झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको। चलिए, सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था? देखिए, कब लागू हुआ था सूचना पाने का अधिकार? जो भी बच्चे सीरियस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम हॉल में अगर बैठेंगे, आप वहीं ये सोचेंगे कि काश मैं भी पढ़ लिया होता। इसीलिए बोला जा रहा है आपको कि पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। चलिए, ए ऑप्शन क्या है? 2004, 2005, 2006 और 2007। अब आपको बताना है ये कि जो सूचना पाने का, यानी कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था इसका अधिकार पाने का, सूचना पाने का अधिकार? अब बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है आरटीआई के बारे में कि कैसे आरटीआई को हम करते हैं। 2005 में हुआ था, 2005 में आरटीआई। ठीक है, इससे जवाबदेहिता तय होती है, यानी कि कोई भी विभाग है वहाँ पे आरटीआई अगर किया जा रहा है तो उनको बताना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें किस प्रकार से की गई हैं, कहाँ पे किस प्रकार से खर्चे किए गए हैं, किस प्रकार से चीज़ों को किया गया है, किस प्रकार से लागू किया गया है। तो आरटीआई का मतलब है सूचना पाने का अधिकार, कि मुझे सूचना पाने का अधिकार है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कितनी की गई है। ठीक है, चलिए, इसका भी प्रोसेस होता है कि आरटीआई लागू कैसे होता है और आरटीआई कैसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। अब आपको बताना है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो किससे संबंधित है? बताइए, स्वर्ण खनन से है, राजमार्ग विकास से है, रेल परिवहन से या बागों से है? देखिए, बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है ये आपका कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है कि ये किस योजना से संबंधित है? आपको बताना है ये महाराजमार्ग विकास से संबंधित है, महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद से देखिए, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? अब आपको बताना है कि गुलामगिरी के लेखक, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड के द्वारा सारा पूछा गया है। एनसीईआरटी बुक है आपके पास तो पढ़िए, उसको रखे मत रहिए। देखिए, ज्योतिबा फुले, रामस्वामी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। अब उत्तर बताइए कि उत्तर कौन सा सही होगा, आपको बताना है उत्तर कौन सा सही होगा। ज्योतिबा फुले, क्या होगा? ज्योतिबा फुले, याद करिए, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। उसके बाद से चलिए, 19 क्वेश्चन नंबर है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? आपको बताना है कि जो साइमन कमीशन है भारत कब पहुंचा था? 1925, 1926, 1930, 1928 में कब पहुंचा था? बताइए, उत्तर बताइए आप। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1928 को। कब? 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? पूछ रहा है, परंपरागत और गैर परंपरागत से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। जो 80 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, 80 शब्द के क्वेश्चन, 80 शब्द के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछा गया है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर बताइए कि परंपरागत क्या होता है और गैर परंपरागत क्या होता है। और इसका उदाहरण तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है बहुविकल्पी में। देखिए, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। अब पूछ क्या रहा है, बताना क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पूछ रहा है। क्या होगा? प्राकृतिक गैस जो होगा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। देखिए, इसको मुझे देना चाहिए था आप लोगों को HW में, यानी कि होमवर्क देना चाहिए था। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और दोस्तों देखिए, आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके भाई बहन कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो उनको भी बताइए वीडियो कि यहाँ पे टेस्ट चल रहा है 2026 के लिए, SST के लिए टेस्ट चल रहा है और बहुत सारे मॉडल पेपर आपको करवा दिया, यानी कि हर सब्जेक्ट का, यहाँ तक कि चित्रकला का भी आपको पेपर दिखा दिया गया है, चित्रकला का भी पेपर दिखाया गया है।
तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट खोलेंगे आप। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिलेगा और पूरा एमसीक्यू मिल जाएगा वहाँ पे। और टेस्ट लगाते रहिए, टेस्ट डेली लगाइए और ध्यान से सुनिए, जो भी 80 और 150 शब्द का जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका प्रैक्टिस करते रहिए, उसको लिखते रहिए। और मैप के लिए आपको क्या करना है, मैप बनाइए, यानी कि मैप में देखिए कौन सी चीज़ें कहाँ पे स्थित हैं, कहाँ पे चेन्नई स्थित है, कहाँ पे चेन्नई स्थित है, उसके बाद से कहाँ मध्य प्रदेश है, कहाँ पश्चिम बंगाल है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे तो बहुत आसानी से आप एसएसटी को कर ले जाएंगे। अगर 100 नंबर है तो उसमें से आपको 90 से 95 नंबर आपको मिल जाएगा। 90 से 95 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।